सभी को नमस्कार। चैनल का प्रयास अभी जो नज़दीक यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स हैं उनमें बच्चों को और अप्रत्यक्ष रूप से प्राध्यापकों को भी, क्योंकि जब परिणाम में से एकदम सुधार आएगा तो संस्थाओं की, प्राध्यापकों की और बच्चों की सभी की साख में इजाफा होगा। तो चैनल अभी एक पखवाड़ा हिंदी को समर्पित कर रहा है और ये बीए पार्ट थर्ड सेमेस्टर की जो हिंदी है इसमें आप लगभग देखें कि चैनल का प्रयास है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग किया जाए, कुछ बताया जाए और आप ध्यान से सुनें, समझें। आशा है कि आपको लाभ होगा और सब्सक्रिप्शन भी आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, सुनें, क्योंकि चैनल ने आपको एक निःशुल्क सेवा देने का एक ध्येय बना लिया है कि बीए पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड कहीं सेमेस्टर व्यवस्था है, कहीं नहीं है, पर देश के बच्चों को इस समस्या को, देश के बच्चों की समस्या को पूर्ण रूप से मिटाना है कि हमारे नज़दीक कॉलेज नहीं है, या मैं स्वयं पाठी छात्र था, या अमुक अध्यापक की बात मेरी समझ में नहीं आई, या हमारे यहाँ अध्यापक था नहीं। ये बच्चों की समस्या का पूर्ण निदान कर देना है। कहने का तात्पर्य ये है कि फेल, रीअपियर जैसी सभी झंझटों को कॉलेज एजुकेशन से ख़त्म करने का प्रयास चैनल बिल्कुल लेकर आए और अपनी तरफ से जी जान से प्रयास भी करेगा ऐसे आपकी मदद करने के लिए। तो आज मैं रामधारी सिंह दिनकर जी का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए काव्य की या उनकी साहित्यिक विशेषताएं बताऊंगा, काव्य की उनकी प्रमुख विशेषताएं बताऊंगा, उनका साहित्यिक परिचय भी दूंगा। महाकवि रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक चेतना के गायक थे। उनका जन्म 30 सितंबर 1908 को बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में कृषक परिवार में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर जी का जो जन्म है, मैं फिर दोहरा दूं, 30 सितंबर 1908 को बिहार के मुंगेर जिले की सिमरिया नामक गांव में कृषक परिवार में हुआ था उनका जन्म। उनके पिता का नाम श्री रवि सिंह और माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। 2 वर्ष की छोटी आयु में ही उनके पिता का देहांत हो गया था। पिता की मृत्यु के पश्चात माँ ने दिनकर उनके 2 भाइयों का पालन पोषण किया। उनकी पत्नी का नाम श्यामा देवी था। उनके व्यक्तित्व के निर्माण में इनकी माताजी और पत्नी का विशेष योगदान रहा। ये कहते हैं कि माँ सबसे बड़ी गुरु है, माताजी, और वैसा ही रामधारी सिंह दिनकर जी के साथ हुआ और बाद में विवाह के बाद उनकी पत्नी ने भी उनके व्यक्तित्व के निर्माण में योगदान दिया। दिनकर जी के 2 पुत्र रामसेवक सिंह तथा केदारनाथ और 2 पुत्रियां विनीता और विभा थी। बालक रामधारी सिंह दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव के विद्यालय में ही हुई। सन 1922 में असहयोग आंदोलन के कारण गांव की राष्ट्रीय पाठशाला टूट गई। कवि ने सन 1928 ईस्वी में मोकामा घाट एच स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा, मोकामा घाट एच जो स्कूल था मोकामा घाट में, वहाँ से उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा 1928 ईस्वी में उत्तीर्ण की, 10वीं की मैट्रिक 10वीं। सन 1932 में उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से बीए ऑनर्स की परीक्षा उत्तीर्ण की। सबसे पहले उन्होंने उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक की नौकरी की। तो 1934 में बिहार सरकार के मधुबनी में सब रजिस्ट्रार का पद ग्रहण किया। सन 1947 में दिनकर जी बिहार सरकार के प्रचार विभाग में उपनिदेशक बने और सन 1950 में मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभागाध्यक्ष नियुक्त हुए और 10 मार्च 1952 को वे राज्यसभा कांग्रेस सदस्य से चुने गए। सन 1959 में आपकी साहित्यिक सेवाओं के लिए सरकार ने आपको पद्म भूषण से सम्मानित किया। फिर आपको साहित्य अकादमी सम्मान था। 1973 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया। सन 1964 में दिनकर जी भागलपुर विश्वविद्यालय कुलपति पद पर नियुक्त हुए, लेकिन इस पद पर अधिक समय तक नहीं टिक पाए और 24 अप्रैल 1974 को इस महान कवि का निधन हो गया। तो बच्चों, 2 बातें रामधारी सिंह दिनकर जी की सबसे प्रमुख आपको याद रखनी कि उनका जन्म 30 सितंबर 1908 को बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ और उनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को हुई। इस महान कवि का निधन उस दिन हुआ 24 अप्रैल 1974 को। ये 2 चीज़ें आप याद रखिए। तो मैं इनका जीवन परिचय दिया, उनकी रचनाएं की बात करूँ। रचनाएं
दिनकर जी की रचनाओं को इन भागों में हम 4 भागों में बांट सकते हैं: प्रबंध काव्य, मुक्त काव्य, गद्य काव्य और बाल साहित्य। प्रबंध काव्य के रूप में रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र और उर्वशी। मुक्तक काव्य उनके थे रेणुका, रसवंती, सामधेनी, द्वंद्व गीत, बापू इतिहास के आंसू, मूर्ति तिलक, दिल्ली, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, नए सुभाषित, नील कुसुम, मिट्टी की ओर, परशुराम की प्रतीक्षा, कोयला और कवित्व, आत्मा की आँखें, हारे को हरि नाम। ये उनकी जो मुक्त काव्य में जो उनकी श्रेणी में जो रचनाएं डाली जाती हैं वो ये हैं, रखी जाती हैं। गद्य काव्य: रेती के फूल, उजली आग, धर्म नैतिकता और धर्म नैतिकता और विज्ञान, पंत प्रसाद और मैथिली शरण, वट पीपुल, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, हमारी सांस्कृतिक एकता, देश विदेश और संस्कृति के 4 अध्याय, जो 1956 की रचना थी, संस्कृति के 4 अध्याय। ये उनकी गद्य साहित्य जो उन्होंने किया, ये गद्य रचनाएं थी। बाल साहित्य: मिर्च का मज़ा, सूरज का ब्याह, चित्तौड़ का साका, धूप छाया आदि उनकी बाल साहित्यिक रचनाएं थी। उनकी काव्यगत विशेषताओं की जो मैं बात करूं तो दिनकर जी राष्ट्रीय जागरण तथा सांस्कृतिक उत्थान के कवि थे। उनके काव्य में मानव हृदय को झकझोरने की अपार शक्ति है। उनके काव्य में जब भारत के गौरव में अतीत का गुणगान हुआ है, वहीं वर्तमान भारत की दुर्दशा पर क्षोभ भी प्रकट हुआ है। उनके काव्य की प्रमुख जो विशेषताएं जो मोटी मोटी हम ये ले सकते हैं: राष्ट्रीय एकता की भावना दिनकर जी के काव्य में देखने को मिलती है, जन जागरण की भावना, मानवतावाद की भावना, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति, क्रांति की भावना, विचारों की स्पष्टता और ओज गुणों की प्रधानता। इनमें मैं राष्ट्रीयता की भावना की बात करूँगा दिनकर जी की, उनकी काव्यगत विशेषताओं में। दिनकर जी काव्य में राष्ट्रीय भावना सर्वदा देखी जा सकती है। इसमें भारत के विगत स्वर्णिम युग की सुनहली लेकिन ममतामयी करुणा मूर्ति साकार हो उठी है, तो वर्तमान में समस्याओं में जकड़े हुए भारत की दुर्दशा और भरपूर असंतोष व्यक्त हुआ है। कवि ने भारतीय साहस को सशक्त अभिव्यक्ति देता हुआ कहता है, कवि भारतीय साहस को सशक्त अभिव्यक्ति देते हुए कहता है, गरज कर बता सबको, मारे किसी के मरेगा नहीं हिंद देश, लहू की नदी तैर कर आ गया है कहीं से कहीं हिंद देश। लड़ाई के मैदान में चल रहे हैं लेके हम उसका निशान, खड़ा हो जवानी का झंडा उठा वो मेरे देश के नौजवान। तो ये राष्ट्रीय भावना वो भारतीय साहस को सशक्त अभिव्यक्ति देने का प्रयास कर रहे हैं उन कविताओं के माध्यम से। जन जागरण की भावना: दिनकर जी ने अपने काव्य की रचना करके भारतीय जनता को बदलते समय के अनुसार जागृत करने का सफल प्रयास किया है। भारतवर्ष की आज़ादी से पहले अपनी ओजस्वी वाणी द्वारा अंग्रेजों के साम्राज्यवाद के विरोध के लिए जन सामान्य में चेतना का शंखनाद किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात उन्होंने आर्थिक विषमता, सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए संघर्ष की आवश्यकता अनुभव की। इस प्रकार बदलते वातावरण के अनुसार दिनकर ने जनता में जागृति लाने का प्रयास किया है। अच्छाई के लिए जागृति दिनकर जी लाने का प्रयास कर रहे थे, अच्छाइयों के लिए। देश की विषम परिस्थिति तथा विश्व की विषम परिस्थितियों भी दिनकर जी को उद्वेलित करती हैं, अतः विश्व कल्याण के लिए भी कवि का हृदय क्रांति नाद कर उठा है। तो विश्व कल्याण के लिए भी उनका जो हृदय है वो क्रांति नाद कर उठता है। उनके काव्य मानवतावाद की भावना भी झलकी है। दिनकर जी का काव्य उदात्त मानवीय भावनाओं से उत्प्रोत है। मानव कल्याण के लिए उन्होंने जीवन पर्यंत काव्य की रचना की। रश्मिरथी उन्होंने मानवता के प्रतीक करण को आदर्श की भूमि पर अधिष्ठित किया। दिनकर ने मानव धर्म को अत्यंत व्यापक अर्थों में स्वीकार किया है। मानव कल्याण के प्रति उनके आदर भाव का परिचय निम्नलिखित पंक्तियों में मिलता है: श्रेष्ठ व नरबुद्धि का शिव रूप आविष्कार, ढोस के जिससे प्रकृति सबके सुखों का भार, मनुज के श्रम के अपव्यय की प्रथा रुक जाए, सुख समृद्धि विधान में नर की प्रकृति झुक जाए।
भारतीय संस्कृति का चित्रण भी किया उन्होंने। दिनकर जी के काव्य में भारतीय संस्कृति का सजीव एवं विशद चित्रण हुआ है। भारतीय संस्कृति में आत्मवाद को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। शारीरिक उपलब्धि की अपेक्षा आत्म उपलब्धि ही मनुष्य की चरम उपलब्धि मानी जाती है। दिनकर जी का मत है कि मनुष्य को अपने शरीर को मन में लीन करना चाहिए, न कि मन को शरीर में लीन करें। दिनकर जी के शब्दों में, और सिखाओ भोगवाद की यही रीति, जन जन को करे विलीन देह को मन में, नहीं देह में मन को। यानी इस प्रकार मानव मात्र में आध्यात्मिक एकता और अखंडता का समन्वय, त्याग और भोग की समन्वित सत्ता, मानव की सद्वृत्तियों का आदर आदि भारतीय संस्कृति के अन्य मूलभूत तत्वों का वर्णन भी दिनकर जी के काव्य में हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है कि भारतीय संस्कृति का चित्रण भी दिनकर जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से किया है। शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति दिखाई है। मानव में अंतर को देखकर दिनकर जी का हृदय उद्वेलित हो उठता है। शोषित व पीड़ित वर्ग के प्रति उनके मन में सहानुभूति उमड़ पड़ती है तथा न्याय और समता के प्रति निष्ठा मजबूत हो जाती है। शोषित वर्ग की दयनीय स्थिति का चित्रण करते हुए कवि कहता है, सवानों को मिलता वस्त्र दूध, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात बिताते हैं। धन्यवाद। ये उनकी काव्यगत विशेषताएं हैं।